अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। नाज़रीन, सबसे पहले आप सबको जुमा मुबारक। और अब बात करेंगे एक अहम हुकूमती फैसले से मुताल्लिक जो कि अहम भी है और बहुत अजीब व गरीब भी है। तो हुकूमत ने बिजली के बिल में रेडियो फीस लगाने का फैसला किया है। और इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि बिजली जो सार्फिन हैं वो टीवी फीस भी लंबे अरसे से देते आ रहे हैं और पता नहीं और क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो कि बिजली के बिल में हम सबसे ही वसूल किए जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया सार्फिन ने तो हुकूमत के फैसले को आड़े हाथों लिया और जो मीम्स का एक तूफान आया वो देखने के काबिल था, क्योंकि उसमें ये कहा जा रहा था कि अब वज़ीर आज़म हाउस के जो अखराजात हैं वो भी बिजली के बिल में डाले जाए और इनका अगर बस चले तो ये सदर साहब के किचन के अखराजात भी बिजली सार्फिन से ही वसूल करें। हो सके तो काबीना के जो वज़ीर मौजूद हैं उनके जो चाय के अखराजात हैं वो भी बिजली के बिल में शामिल करके आवाम पर ही उसका बोझ लगाया जाए। गवर्नर हाउसेज और जो वज़ीर आला के प्रोटोकॉल हैं उनके पैसे भी हम ही से लिए जाएं, हमारे ही बिलों में एडजस्ट किए जाएं। तो इस तरह की जो बातें हैं वो करके और तबसरे करके आवाम तो अपने दिल की खूब भड़ास निकाल रही है, लेकिन पता नहीं इस तरह के फैसले कौन करता है, इस तरह के मशवरे हुकूमत को कौन देता है। IMF की जानिब से जब से मुआहदा हुआ है तो हुकूमत की जानिब से आए रोज़ नए से नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। पहले हमने देखा कि 4.5 से 5 रुपये फी यूनिट बिजली महंगी की गई और अब ये सुनने में आ रहा है कि एक अनोखा टैक्स है जो कि रेडियो फीस की मद में अब आवाम से लिया जाएगा। उस दौर में जब हम सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं और AI टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, अब हमसे रेडियो फीस ली जाएगी बिजली के बिलों में। खैर, आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। अमरीकी साइफर झूठ या सच, चेयरमैन PTI को तलब कर लिया गया। भारत मेजबानी के उसूल भूल गया। दहशतगर्दी की नई लहर, सिक्योरिटी फोर्सेस निशाने पर। और खातून प्रिंसिपल ने साइकिल चलाकर मिसाल कायम कर दी। और नाज़रीन, ये मिसाल तो हमने सुनी थी कि घर का बेधी लंका ढाए, ये एक मुहावरा है जिसका मफहूम और मौका महल बेहद वसी है, लेकिन अगर इसे जल्दी समझना है ज़रूरी है तो उसके लिए आज़म खान की मिसाल भी दी जा सकती है, क्योंकि उनकी जानिब से जो एतराफ़ी बयान सामने आया है पिछले दौरे हुकूमत के गैर संजीदा रवैये की वो भरपूर अक्कासी कर रहा है। एक ज़ेरिक सियासतदान कभी भी ऐसी गलती तो नहीं कर सकता। चेयरमैन PTI ने जिस तरह से अमरीकी साइफर के मुतालिक एक फर्जी दास्तान सुनाई वो पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक अनोखा वाक़या है। जिस तरह से साइफर को उन्होंने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया, साइफर की बुनियाद पर मनगढ़ंत बयानी के ज़रिए पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाया गया। तो इस स्टोरी का एक दूसरा दिलचस्प पहलू ये है कि खान साहब ने साइफर की असल कॉपी अपने पास रख ली थी और फिर बाद में ये बताया था कि जो असल कॉपी है वो उनसे कहीं खो गई है। अब FIA ने साइफर के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को 25 जुलाई को तलब कर लिया है। और सिर्फ चेयरमैन PTI को नहीं बल्कि FIA ने साइफर तहकीकात के लिए शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को भी तलब किया है। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाने पर भी गौर किया जा रहा है। और उधर PDM के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि हमने तो बता दिया है कि चेयरमैन PTI गैर मुल्की एजेंट हैं। अब बात करते हैं वफाकी हुकूमत की, जो कि चंद दिन की मेहमान है और उसके बाद भी एक दिन के लिए जो निगरान सेटअप अब आएगा कुछ दिनों के लिए, उस निगरान सेटअप के लिए बाज़ाब्ता मुशावरत भी शुरू कर दी गई है। और इस सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर इसहाक डार, साद रफ़ीक और अयाज सादिक पर मुश्तमिल जो वज़ारती टीम है उन्होंने मुल्क की सियासी सूरत हाल, असम्बली की मुद्दत और निगरान सेटअप पर भी मुशावरती अमल शुरू कर दिया है। ये दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए भी काफ़ी बेहतर साबित हो रहे हैं, क्योंकि जो तमाम केसेस थे उन पर, उनके अहल खाना पर हम देख रहे हैं कि एक एक करके वो क्लियर हो रहे हैं। पहले सुलेमान शहबाज मुकदमात से बरी हुए और अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को एहतसाब अदालत मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी कर दिया गया है। उधर फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में भी मुआफ़ी मांग ली है। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सीनियर तजियाकार समर अब्बास ने हमें ज्वाइन किया है। समर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जिस तरह से आज़म खान ने साइफर के मुतालिक जो बयान दिया उससे लगता है कि उन्होंने चेयरमैन PTI की लंका गिरा दी है, या अभी भी आप देख रहे हैं कि PTI चेयरमैन के बयानिए में कुछ ताकत बाकी है? देखिए, ये जो साइफर से मुतालिक आज़म खान साहब का जो बयान सामने आया है 164 का भी 161 का भी, ये दोनों बयानात जो है मुझे लगता है कि इसका ज्यादा जो फायदा होगा हुकूमत को या रियासत को, या वो फायदा उठाने की कोशिश करेगी
वो एक सियासी लिहाज से इसका फायदा मेरे ख्याल से वो उठा सकते हैं। कानूनी लिहाज से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फायदा इसका उठाया जा सके, क्योंकि अभी तो आजम खान साहब का जो बयान है, जब ये कोर्ट के अंदर जाएगा तो कोर्ट के अंदर जाके आजम खान जो है वो अगर ये मौके पर इख्तियार करते हैं अदालत के अंदर जाकर कि ये उनसे दबाव में ये बयान दिया गया है, तो इस बयान की अहमियत या वक़्त बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और वैसे भी अब जो रिसेंटली ख्वाजा साद रफीक साहब के केस के अंदर एक बादामाप गवाह जो बने थे, उस वक्त जस्टिस मकबूल बाकिर ने उन्होंने सेट किया था, एक उन्होंने नई ज्यूरिस्प्रूडेंस मुतारफ करवाई थी कि जो भी वकील सफाई होगा वो बादामाप गवाह से जिरा कर सकेगा। तो अगर इसमें जिरा होती है अगर बादामाप गवाह से, तो उसमें मेरे ख्याल से काफी ज्यादा मुश्किल सूरत हाल बन सकती है आजम खान के लिए भी, और हुकूमत भी अगर चाह रही है कि वो सख्त किसी किस्म की कार्रवाई या एक्शन कर सकती है इस बयान की बेसिस पे चेयरमैन पीटीआई को, अगर वो इम्प्लीकेट करना चाहती है, तो इसमें चेयरमैन पीटीआई का जो वकील है अब वो नई ज्यूरिस्प्रूडेंस के मुताबिक वो आजम खान से जिरा कर सकेगा। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक भी मोअज़्ज़ज़ जज ने एक रखी थी ज्यूरिस्प्रूडेंस के दौरान, जब बयान रिकॉर्ड हो रहा हो तब भी वकील का वहां वकील सफाई अगर वहां पे हो तो वो ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन जब जिरा होगी आजम खान से, उस वक्त अगर आजम खान अपने बयान से मुकर जाते हैं या कहते हैं कि ये बयान मुझसे दबाव में लिया गया था, तो ये एक फैक्ट तो है कि आजम खान जो है वो लापता थे, उनके घर वालों ने उनकी गुमशुदगी की का मुकदमा भी दर्ज करवा रखा था, दरखास्त भी दे रखी थी इंदराज मुकदमा की। तो उस सिनेरियो में मुझे लगता है कि सियासी तौर पे जो उनका बयानिया था अमेरिकी साजिश का, उस बयानिए की हद तक तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट शायद एक माहौल बनाने में कामयाब हो जाए। जिस तरह से एक बड़ी कंसर्टेड एफर्ट हो रही है कि इस मामले को लेके भरपूर एक सियासी बयानिया, काउंटर नैरेटिव जो है इमरान खान के बयानिए के खिलाफ वो एक तरतीब दिया जाए, उस हद तक तो फायदा हो सकता है। लेकिन लीगली मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फायदा इस बयान की को बुनियाद बनाते हुए हुकूमत ले सकेगी, चूंकि इससे पहले भी वादामाप गवाह जितने भी है, मसूद महमूद हो या बाकी गवाह हो, वो बाद में उनके लिए काफी मुश्किलात वादामाप गवाहों के लिए बनी है। पाकिस्तान के अंदर जो रिसेंट हिस्ट्री हमारी कानूनी, इतना ज्यादा नुकसान जो है वो जिस बंदे के खिलाफ गवाही दी जाती है उसको, लेकिन इससे एक और बात भी थी, वो ये कि गुज़श्ता हुकूमत का जो रवैया है ख्वाजा पॉलिसी के हवाले से, वो फिर किस कदर संजीदा था, वो किस कदर हसास मामलात पर आसानी से भी कुछ कह देते थे, कुछ भी कह देते थे। तो आपको लगता है कि इससे जो हमारी ख्वाजा पॉलिसी है उसको भी बहुत नुकसान पहुंचा है? इस हद तक तो बिल्कुल ये फैक्ट मौजूद है, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए, मुल्क के अंदर एक सियासी फायदा उठाने के लिए, वक्ती सियासी फायदा उठाने के लिए, एक सियासी बयानिया बनाने के लिए खारजा पॉलिसी है या फिर जो हमारे खारजा ताल्लुकात हैं उनको जो है बिल्कुल खातिर में नहीं लाया गया। जो रखा जो आपने ख्याल रखना होता है खारजा पॉलिसी से मुतल्लिक़, एक बड़ा सेंसिटिव मैटर होता है, और एक साइफर जो कि एक क्लासिफाइड, एक कोडेड एक दस्तावेज होती है, एक कम्युनिकेशन होती है, उसको आप डिकोड भी नहीं कर सकते इस तरह से पब्लिक में आके आप उसे लहराएं और बाद में आप कहें कि वो हमसे गुम हो गया है। तो ये एक बड़ी गैर जिम्मेदाराना चीज है जो कि ऑन पार्ट ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो के सामने आ रही है। ये कहना कि उन्होंने साइफर गुम कर दिया, पहले तो एक जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है उसकी कीमत के ऊपर जो है, उसकी कॉस्ट के ऊपर जो है आपने सियासी बयानिया मुल्क के अंदर बनाने की कोशिश की। उसके बाद आपने अपने तौर पर जो है अमेरिका में आपने रखे लॉबिस्ट आपने हायर किए इस सारे मामले के ऊपर कि वो आपको वहां पे आपके जो ताल्लुकात अमेरिका के अंदर खराब हुए, आपकी इनफरादी हैसियत में, आपकी जाती हैसियत, आपकी पार्टी के हवाले से, वो ठीक करने के लिए आपने वहां पे लॉबिस्ट फर्म भी हायर कर ली। लेकिन जो पाकिस्तान के हवाले से जाहिर है, जब आप जो इस तरह की सेंसिटिव कम्युनिकेशन होती है ममालिक के साथ आपकी, उन्हें जब आप इस्तेमाल करते हैं जाती सियासी फायदा उठाने के लिए, तो वो उन ममालिक के अंदर भी बड़ा एक नेगेटिव, एक मनफी तासुर, एक मनफी पैगाम जो है वो चाहता है। ये सिर्फ एक साबिक वज़ीर आज़म का फेल नहीं था, बल्कि एक साबिक यानी कि सिर्फ इमरान खान का फेल नहीं था, बल्कि एक पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म का फेल था ये। तो वो स्टेट के टॉप ऑफिस से अगर इस तरह की गैर जिम्मेदारी होती है कि एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन को जो कि सीक्रेट रखा जाना उसका मकसूद होता है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी उसकी खिलाफ वर्जी भी की गई है। और ठीक है समर साहब, पीटीआई को कुछ बहुत ही अलग नौइयत के सीरियस इश्यूज का भी सामना है। सानिया 9 मई का मास्टरमाइंड भी उन्हीं को कहा जाता है,
और अब साइफर कौमी सलामती का मामला बन चुका है, तो आपको लगता है इस तरह की जो इश्यूज हैं उनकी वजह से उन्हें सख्त हालात का सामना करना पड़ सकता है? जी बिल्कुल। सिर्फ आजम खान के बयान को अगर आप साइड पे रखें, जिस तरह मैंने पहले शुरू में बात की कि सिर्फ आजम मामला जो है अगर उनकी हद तक देखा जाए तो वो कल को बाद आप गवाह अगर अदालत के अंदर जाके मुकर जाता अपने बयान से, तो वो तो एक मेरे ख्याल से इसका ज्यादा नुकसान जो है, इतनी खास लीगल इम्प्लीकेशन जो है वो चेयरमैन पीटीआई के लिए नहीं हो सकती। लेकिन ये फैक्ट जो उन्होंने बताया कि साइफर साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने गुम कर दिया था, इसकी बेसिस पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसमें सिर्फ आजम खान अगर मुकर भी जाते हैं तो खुद चेयरमैन पीटीआई का अपना एक बयान एक इंटरव्यू रिकॉर्ड के अंदर उनका मौजूद है, जो उन्होंने फरिया अदरीस साहबा के प्रोग्राम मारिया अहमद साहबा के प्रोग्राम में उन्होंने एडमिट किया था कि बिल्कुल जो साइफर है वो मुझसे गुम हो गया है। तो ये इस पे तो उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। और बाकी जो आपने बात की सानिया 9 मई की, उस पे हम 9 मई से ऑनवर्ड अभी तक हम सुन रहे हैं कि वो मास्टरमाइंड है, सबूत मौजूद है, शवाहिद मौजूद है। तो उसमें फिर अगर सब कुछ मौजूद है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? मेरे ख्याल से हुकूमत कार्रवाई करना चाहती है और शायद मौजूदा हुकूमत के अंदर ये कार्रवाई होती हुई, जो मेरी असेसमेंट है, वो कार्रवाई शायद ना हो पाए उनके खिलाफ, बल्कि केयरटेकर सेटअप के अंदर जाके ये कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी। पर्टिकुलरली सितंबर के वक्त के बाद, यानी जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जैसे सुमरता बंद। सब दूसरी तरफ नवाज शरीफ की वतन वापसी में आप क्या समझते हैं, ताखीर की वजह क्या है? पहले भी बहुत देर से हम सुन रहे हैं, अफवाहें हैं कि वो जल्दी पाकिस्तान में होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और अब फिर ये कहा जा रहा है कि अभी भी नहीं। तो इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? मियां नवाज शरीफ साहब एक तरफ दावा होता है कि वो पाकिस्तान के अगले वजीर आजम बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर वो पाकिस्तान के अगले वजीर आजम बनने की तैयारियां कर रहे हैं, ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, तो फिर उन्हें पाकिस्तान आना पड़ेगा। सिर्फ लंदन से बैठ के आप सारे जो मुश्किल जो मरहला है वो बैठ के आप लंदन में उसको गुजार लें, और जब आसानियां हो आगे तो फिर आप पाकिस्तान के अंदर आके आप सिर्फ हुक्मरानी करें। तो ये तो मेरे ख्याल से कोई एक मुनासिब सोच या नहीं है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो मियां साहब को आज पाकिस्तान में होना चाहिए, पर इस वक्त वैसे भी उनके अपने भाई की हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर, आए वो आके जो भी लीगल प्रोसीजर है वो उसके अंदर से गुजरें। क्योंकि मुझे ऐसा होता हुआ नजर आ नहीं रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी जो स्टैंडर्ड सेट कर चुकी है, वो बता चुकी है अपने रिमार्क्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस भी कह चुके हैं कि 62(1)(f) के अंदर जब तक आईनी तरमीम नहीं की जाती तब तक जो है मियां नवाज शरीफ की नाअहली जो है वो ताहयात नाअहली खत्म नहीं हो सकती। ये जो एक्ट पास करके ये कह देना कि नाअहली की मुद्दत मैक्सिमम में 5 साल मुकर्रर कर दी है, सिर्फ एक्ट पास कर देने से 5 साल की नाअहली खत्म नहीं होगी, बल्कि इसके लिए हुकूमत को आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत के पास मतलूबा नंबर मौजूद नहीं है। तो मियां नवाज शरीफ के हवाले से भी यही है कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस है वो तो ये इस हवाले से जस्टिस मुनीब अख्तर भी क्लियर कर चुके हैं कि जब तक आईनी तरमीम नहीं होती तो ये नाअहली जो है वो ताहयात खत्म नहीं हो सकती। 5 साल में आप इसे कर नहीं सकते, इसकी मुद्दत तब्दील नहीं कर सकते। तो मियां नवाज शरीफ के हवाले से भी कभी इम्कान इसी बात का है कि वो जिस तरह से अपनी गिरफ्तारी को अवॉइड करते आए हैं, वो भी 16 सितंबर से पहले पाकिस्तान शायद नहीं आएंगे। 16 सितंबर को जब मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल रिटायर हो चुके होंगे, उसके बाद फिर मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आने के बारे से प्लानिंग करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से तब उनके पास टाइम। दूसरी तरफ जो निगरान वजीर आजम का मामला है, आपको लगता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान उनके नाम पर इत्तफाक हो जाएगा? और अगर विफाक में निगरान सेटअप की बात करें तो क्या तवील होता नजर आ रहा है आपको ये निगरान सेटअप? निगरान हुकूमत या फिर निगरान को तब्दील होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब ज्यादा इम्कान इसी बात का है कि मुल्क में नवंबर के पहले हफ्ते में इंतखाबात हो जाएंगे, चूंकि जिस तरह की कंसल्टेशन चल रही है आजकल पीडीएम के अंदर भी और जो मुल्क के दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उसमें यही इसी बात पे इत्तेफाक की राय हो रहा है कि नवंबर के यानी 8 नवंबर तक या 9 नवंबर तक इंतखाबात मुल्क के अंदर करवा दिए जाएं। उस बात नहीं जाएंगे, क्योंकि एक ही जो कानूनी जवाज था इंतखाबात को मुलतवी करने का या मार्च अप्रैल तक ले जाने का, वो ये था कि जो अभी मरदमशुमारी हुई है 2023 की, उससे नोटिफाई कर दिया जाता। उस हवाले से पहले पीएमएलएन के अंदर एक कंसिडरेशन थी गवर्नमेंट के अंदर कि हम सीसीआई का इजलास बुला के अगली यानी कि 2023 की मरदमशुमारी को नोटिफाई कर दें। अगर मरदमशुमारी नोटिफाई हो जाती है तो उसके बाद फिर आपको इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियां करनी पड़ती हैं। हल्का बंदियों का प्रोसेस अगर स्टार्ट हो जाता तो वो दिसंबर तक कंप्लीट नहीं होना था।
दिसंबर में जाके हल्का बंदी आपकी कंप्लीट होती, फिर दिसंबर में इंतखाबात हो नहीं सकते थे, फिर इंतखाबी शेड्यूल जारी करते, मौसम सरमा में भी इंतखाबात नहीं होते जब मुल्क के 15-20% इलाकों के अंदर बर्फबारी होती है, फिर इंतखाबात उस सूरत में जा सकते थे आपके मार्च अप्रैल के अंदर। लेकिन अब चूंकि ये हुकूमत ने फैसला कर लिया है, तमाम स्टेक होल्डर्स में ये इत्तेफाक राय पाया जाता है कि इंतखाबात 2017 की मरदमशुमारी की बेसिस पे होंगे, तो इसलिए अब पुरानी हल्का बंदियों पे ही इंतखाबात होंगे। उसमें अब मुझे कोई ऐसी रीजन जैसा जवाब नजर नहीं आ रहा कि केयर टेकर सेटअप को तब्दील किया जाए, और केयर टेकर सेटअप जो है वो मेरे ख्याल से नवंबर तक ही चलेगा। नवंबर के पहले हफ्ते में इंतखाबात हो जाएंगे, और इत्तेफाक राय ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इत्तेफाक राय बड़ी आसानी से हो जाएगा। पीपल्स पार्टी ने एक ही शर्त रखी थी कि जो केयर टेकर वज़ीर आज़म हो वो टेक्नोक्रेट ना हो, वो रिटायर्ड जज ना हो। नून लीग के अंदर भी यही सोच पाई जाती है, और यही फैसला हुआ था कि एक पॉलिटिकल, एक सियासी शख्सियत को निगरान वज़ीर आज़म होना चाहिए, तो उस पर काफी हद तक इत्तेफाक राय दिखाई दे रहा है। और अगर जो बात हो रही है कि सियासतदान हो, तो उसके साथ साथ ये चीज भी अंडर कंसिडरेशन है, न सिर्फ नून लीग पीपल्स पार्टी में बल्कि जो मुल्क के दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, अहम स्टेक होल्डर्स हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट है, उसकी तरफ भी यही सोच पाई जाती है कि एक इकोनॉमिस्ट को जो है मुल्क का अगला निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाए। उस हवाले से मुख्तलिफ नाम जो है वो जेर गौर हैं। हफीज शेख साहब का नाम सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, इस वक्त सबसे ज्यादा नुमाया है। इम्कान इस बात का है कि हफीज शेख ही अगले निगरान वज़ीर आज़म बन जाए। मिफ्ता इस्माइल का नाम भी जो है वो पिच किया जा रहा है, लेकिन शायद उनके नाम पे मरियम नवाज या नून लीग इत्तेफाक की राय ना करे। इसहाक डार भी ज़ाहिर उनके बड़े सख्त मुखालिफ, उनके ऊपर बड़ी तनकीद करते हैं। लेकिन समर साहब, हुकूमत अभी हम देख रहे हैं कि दिनों में इलेक्शन इस्लाहात पर बड़ी तेजी से काम कर रही है, तो क्या जो सियासी जमातें हैं उन्हें इलेक्शन इस्लाहात का फायदा इलेक्शन में नजर भी आएगा? क्योंकि बुनियादी मकसद तो फिर यही है कि इलेक्शन अमल को शफाफ बनाया जाए। होना तो यही चाहिए कि इंतखाबी इस्लाहात की ही इसीलिए जाती है कि इंतखाबी अमल को शफाफ बनाया जाए। तमाम जो इसमें स्टेक होल्डर पोलिटिकल पार्टीज होती है जो कि इंतखाबी अमल का हिस्सा बन रही होती हैं, सबकी राय शामिल की जाती है। तो अच्छी बात, खुशाइन बात यह है कि जो 73 नुकात के ऊपर इस वक्त डिस्कशन हो रही है इंतखाबी इस्लाहात के लिए, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ऑन बोर्ड है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील है सेनेटर अली जफर साहब, वो इस आईनी इस्लाहात जो इंतखाबी इस्लाहात कमेटी है, इसके अंदर वो भी अपनी सिफारिशात पेश कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा तहरीरी तौर पर अपनी सिफारिशात लिख के जो है वो जमा करवाई है। तो अच्छी बात है कि तमाम पोलिटिकल पार्टीज मिलकर इंतखाबी इस्लाहात करें, ताकि कल को इंतखाबात के जो भी नताइज आते हैं, इन जमातों में से कोई भी जमात जो है वो इंतखाबी नताइज के ऊपर कोई सवाल ना उठा सके। अगर एक तरफा की जाती है, हुकूमत के अंदर बैठी, पीडीएम के अंदर बैठी जमातें ही अगर आपस में इत्तेफाक राय करती, इंतखाबी इस्लाहात करती, तो वो तहरीक इंसाफ ने कल को नहीं मानना था। तो खुशाइन बात यह है कि तहरीक इंसाफ भी इस इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के अंदर मौजूद है, उसकी पार्टिसिपेशन भी है, उसकी इनपुट भी जो है वो ली जा रही है, उनके एतराज़ात को सुना जा रहा है, कंसिडर किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से एक बेहतर ये स्टेप फॉरवर्ड है। उम्मीद तो यही है कि इंतखाबात शफाफ हो, लेकिन जाहिर है इन इंतखाबी इस्लाहात के अंदर प्री पोल जो मामला होते हैं, इंतखाबात को किसी एक पार्टी के हक में मोल्ड करने के लिए नताइज को, या फिर इंतखाबात के बाद जो प्रेशर डाल के जोड़ तोड़ होती है, वो इसके अंदर मेरे ख्याल से कवर्ड नहीं होती। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार सैयद समर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। पेट्रोल की कीमतों में थोड़ी सी कमी आई और ये तवक्को की जा रही थी कि मुस्तकबिल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी आएगी, ये हुकूमत मजीद रिलीफ देगी। लेकिन इससे पहले ही पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मुल्क भर में 22 जुलाई से पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन अब्दुल समी खान ने हुकूमत से पेट्रोलियम मार्जिन 6 से बढ़ाकर 11% तक करने का मुतालबा कर दिया है। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का यह कहना है कि स्मगल शुदा ईरानी पेट्रोल और डीजल की तरसील की वजह से हमारी सेल 30% तक गिर चुकी है। डीलर्स ये कह रहे हैं कि बिजली और जो दीगर यूटिलिटीज़ हैं उनकी वजह से माली अखराजात बढ़ गए हैं, आमदनी ख़त्म हो गई है। हुकूमत डीलर्स को नज़रअंदाज कर रही है, इसलिए वो हड़ताल पर जा रहे हैं और हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो मार्जिन है उसको 5%, 6% से बढ़ाकर अब 11% तक करने का मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत की जानिब से अवाम को ये रिलीफ दिया गया था 15 तारीख को, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं
और आवाम की यही उम्मीदें थी कि मुस्तकबिल में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो मज़ीद कम होंगी, जो हमारी मईशत है वो मज़ीद ठीक होगी। लेकिन इससे पहले ही पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से अब ये फैसला सामने आ रहा है कि वो मुल्क भर में 22 जुलाई से पेट्रोल पंप्स बंद करेंगे और हुकूमत से मुतालबा करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं कि जो उनका मार्जिन है वो 6 से बढ़ाकर 11% तक किया जाए। इस हवाले से जो चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान हैं वो ये कह रहे हैं कि ईरान से जो स्मगल शुदा पेट्रोल आ रहा है, डीज़ल आ रहा है, उसकी तरसील हो रही है मार्केट में। इसी वजह से जो हमारी सेल्स हैं वो 30% तक गिर गई हैं। तो जो स्मगल शुदा डीज़ल और पेट्रोल है उसकी तरसील को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है ताकि जो डीलर्स हैं उनका जो कारोबार है वो भी ना मुतासर हो। और साथ ही साथ डीलर्स ये भी कह रहे हैं कि बिजली के नरखों में इजाफा किया गया हुकूमत की जानिब से। हालिया इजाफा हमने देखा जिस तरह से 4.5 से 5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली में इजाफा किया गया है। और इसके साथ साथ जो दीगर यूटिलिटीज़ हैं उनकी वजह से भी माली अखराजात बहुत बढ़ चुके हैं और डीलर्स यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि आमदनी उनकी ख़त्म हो गई है, कम होती जा रही है। तो जो हुकूमत है वो डीलर्स को नज़रअंदाज कर रही है। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन अभी पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से उनका जो एक स्टांस है, मौक़िफ़ है, वो भी सामने रखा गया है कि उनका भी ख्याल किया जाए, मार्जिन जो है वो इस हद तक ना गिराए जाएं, क्योंकि पेट्रोल जितना महंगा होता जा रहा है आवाम को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 1 साल में जिस तरह से प्राइसेस बढ़ी हैं, जब पीटीआई की हुकूमत थी तो हमने देखा कि उनकी गलत फैसले की वजह से किस तरह से फिर अब पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ चुकी हैं। डॉलर की अगर हम रेट की बात करें वो कहाँ पर जा चुका है, बिजली के बिलों की बात करें तो वो बढ़ गए हैं। जिस तरह से हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी हमने बात की है कि अब हमारे जो बिल्स हैं उन पर रेडियो टैक्स भी लगाया जाएगा। और साथ ही साथ हमने देखा कि रूस से भी तेल मंगाया गया, लेकिन जो एक उम्मीद की जा रही थी कि खातिर खा कमी होगी पेट्रोलियम प्राइसेस में, वो रिलीफ अभी तक आवाम तक नहीं पहुंच सका है, जिसका आवाम अभी भी इंतज़ार करते दिखाई दे रहे हैं। जो डीलर्स एसोसिएशन है वो भी यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमत उनका नहीं सोच रही। यही खबरें आ रही थी हुकूमत की जानिब से, यही बार बार दावे किए जा रहे थे कि जिस तरह से रूस से तेल यहाँ पहुँचेगा तो आवाम को एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ। और फ्यूचर में यही आवाम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मज़ीद रिलीफ मिलेगा। लेकिन अभी जो चेयरमैन अब्दुल समी खान हैं पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन, उन्होंने कहा है कि अभी पेट्रोलियम मार्जिन जो है वो 6 से बढ़ाकर 11% तक किया जाए। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। अब्दुल समी खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी तो हम देख रहे थे कि अवाम महंगा पेट्रोल से ख़रीद रहे हैं, थोड़ा सा रिलीफ दिया है हुकूमत ने, अब आपने हड़ताल की कॉल कर दी है। मुतालबात क्या हैं आपके? मुतालबा हमारा ये है कि जब हमारे मार्जिन बढ़ा था और ये सब लोग आए थे, उस वक्त हमें इन्होंने 6 रुपये एग्री किया था और हमने ये कहा था इनसे कि साहब बात ये है कि इस पर एग्री नहीं करते। बदकिस्मती से ये कि इन 6 महीने में जो महंगाई बढ़ी है, बिजली 3 गुना बढ़ गई, स्मगल पेट्रोल आने लगा, डीजल आने लगा, जो हमारे सेलें थी वो 30% कम हो गई, बिजली वही है, मुलाजमिन की तनख्वाह भी वही है। तो हम इसमें बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम अपना कारोबार चला नहीं सकते। ठीक है समीर साहब, जिस तरह से एक और इशू भी आप हाईलाइट कर रहे हैं कि ईरान से जिस तरह से पेट्रोल की वो जो तरसील है वो जारी है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या आपकी हुकूमत से बात हुई, उसके लिए कुछ किया जा रहा है? जी, सबसे बात की, कोई डिपार्टमेंट पाकिस्तान का नहीं बचा और चीफ मिनिस्टर ने बयान दे दिया कि हम खुलेआम उसको ईरान से पेट्रोल और डीजल आएगा, इसके लिए हमें वहाँ के अवाम की बेहतरी चाहते हैं, उनकी रोजगार चाहते हैं। और हमने जो जितनी कोशिश की 4 महीने में, वो अब कोई बचा नहीं था कि जिससे हमने रुजू न किया। ठीक है, और जिस तरह से आप अब बात कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मार्जिन को बढ़ाया जाए, तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि सारा ही जो मुल्क है मुश्किल हालात का सामना कर रहा है और बहुत सारे कारोबार ऐसे ही हैं कि जिनमें लोगों के मुनाफे की शरह कम हुई है। तो आपको लगता है कि इस वक्त में ये मुतालबा जायज़ है? हम पेट्रोल पंप नहीं चला सकते, जो कम सेल वाले हैं वो तो नुकसान में चल रहे हैं। जी ठीक है, तो आपको लगता है कि हुकूमत आपको मजीद मार्जिन देने की इस वक्त पोजीशन में है? क्योंकि देखिए वो आज आ रहे हैं, मैं शाम को बात कर सकता हूँ, मिनिस्टर आ रहे हैं मुझसे मिलने, फिर मैं आपको बता सकता। ठीक है, एक फिर लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहेंगे कि अगर मुतालबा तस्लीम नहीं होते तो फिर लायामल क्या होगा आपका? वही
कल से स्ट्राइक होगा। कल से स्ट्राइक होगी, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब्दुल समी खान, चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, इन कॉन्वर्सेशन थे। उनका ये कहना था कि अगर हुकूमत की जानिब से मुतालबात नहीं माने जाते तो फिर कल से स्ट्राइक होगी। इसलिए आवाम को हम एहतियातन ये बताते ज़रूर चलें कि जो भी लोग हैं जिन्होंने सफ़र करना है, डेली बेसिस पर अपने कामों पर जा रहे हैं, लोग इस वक्त नॉर्दर्न एरियाज़ का भी रुख कर रहे हैं, तो जो पेट्रोल की टंकियाँ हैं वो अपनी फुल रखें, क्योंकि हो सकता है कल पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से स्ट्राइक कर दी जाए। और माजी में भी हमने देखा कि इस तरह से बहुत से मुतादिद वाक़यात पेश आए हैं जब लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा था। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। गुज़श्ता कुछ अरसे से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में काफ़ी तेज़ी आ चुकी है और उमूमन हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों, चौकियों और तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है, जो कि बहुत अफसोसनाक है। गुज़श्ता रोज़ खैबर के बाड़ा बाजार में तहसील कंपाउंड के करीब खुदकुश धमाके के नतीजे में 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। दहशतगर्दों ने बाड़ा थाने, CTD सेल और सरकारी दफातर पर मुश्तमिल तहसील कंपाउंड में घुसने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। और इससे कबल खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर की बात करें तो उसके इलाके हयाताबाद में FC की गाड़ी पर खुदकुश हमला हुआ। बमबार ने बारूद से भरी कार FC की गाड़ी से टकराकर खुद को उड़ा लिया। इससे पहले जोब हमले में दहशतगर्दी के वाक़े में पाक फौज के 12 जवान शहीद हुए। तो हमला करने वाले दहशतगर्दों के बारे में कुछ ऐसे इंकशाफात सामने आए जो कि काबिल तशवीश थे। एक तो दहशतगर्द अमरीकी फ़ौज का अफगानिस्तान में छोड़ा हुआ जदीद असला इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी हवाले से पहले वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ और फिर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का हम एलामिया भी सामने आया। खैबर पख्तूनख्वा में 2022 में दहशतगर्दी के मुतअद्दिद वाक़यात में 118 एहलकार शहीद हुए। ये शहादतें ज़्यादातर सूबे के जनूबी अजला में TTP की जानिब से हमलों में हुई हैं। दहशतगर्दी की इन कार्रवाइयों से मुतल्लिक एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2023 की अगर बात करें तो बदतरीन वाक़यात 2000 वाक़यात पेश आ चुके हैं। 2018 के बाद सबसे ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है, जबकि 134 अफराद की जानें चली गईं। काबुल हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा मीर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे आसिफ दुरानी से मुलाकात की और कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और पाकिस्तान की जानिब से भी यही कोशिश की जा रही है कि बॉर्डर के दोनों तरफ जो अमन है उसकी सिचुएशन बरकरार रहनी चाहिए। कर्नल टाइड आबिद लतीफ़ दिफाई तज़ियाकार हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया। ये पाकिस्तान फ़ौज अगर हम कहें कि मुश्किल तरीन जंग लड़ रही है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हमें अपने हमसाया ममालिक का ख्याल भी करना है, उनसे ताल्लुकात भी बेहतर रखने हैं, वहाँ पर जो दहशतगर्द मौजूद हैं फिर उनको भी कंट्रोल करना है। हमने देखा राहिल शरीफ साहब के दौर में भी ऑपरेशन किया गया, अब भी हम कुछ ऐसी ही सिचुएशन में हैं और अब हमें TTP का सामना करना पड़ा है जो पहले पाकिस्तान में थी और फिर अब वो अफगानिस्तान मुंतकिल हो गए हैं। जी बिल्कुल ठीक है आपने। जी असल में देखें तो फ़ौज ने तो पहले भी ये जो ऑपरेशन है जो टेररिज्म के अगेंस्ट वो बहुत अच्छे तरीके से फ़ौज ने लड़ा और इसको कंक्लूड भी किया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वही जंग हमें दोबारा लड़नी पड़ रही है। तो शायद ये हिस्ट्री की शायद एक आधी जंग ऐसी है जो बार बार किसी कौम को लड़नी पड़ती है। अब उसकी रीज़न्स जो हैं वो बहुत ऑब्वियस है। रीज़न ये है कि जिस वजह से ये जंग होती है, जिस वजह से ये जंग हो रही है और अगर खुदा न खास्ता उस प्रॉब्लम को सॉल्व ना किया गया तो ये खुदा न खास्ता आगे भी ऐसे चलेगी। तो वो एक्चुअली जो रीज़न है वो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान की इंस्टेबिलिटी है और अफ़गानिस्तान का एक पॉलिटिकल कल्चर है जिसकी वजह से ये परपेचुएट हो रही है। अब देखिए कि ये जो पिछले 1.5-2 महीने में जितने भी वाक़यात हुए हैं इसमें तो इवन प्रूफ के साथ ये बिल्कुल वाज़े किया गया अफ़गान गवर्नमेंट पे कि लोग वहाँ से आते हैं, उधर से अटैक करते हैं क्योंकि अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर कई सौ किलोमीटर का है उसमें बहुत सारे तार लगने के, फेंस होने के बावजूद कई ऐसे रास्ते हैं कि जहाँ से लोग पेनिट्रेट करके आ जाते हैं और फिर वो यहाँ ऑपरेशन करके यहाँ पे जो है टेररिज्म का एक्ट करके वापस चले जाते हैं। तो अफ़गान गवर्नमेंट जो है वो उस पर बहुत ही मिनिमल उसका रिएक्शन होता है, बहुत ही बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इन अ वे ऐसा लगता है कि शायद कनाइंस शायद वो बीच में शामिल हैं क्योंकि अब तो ये लगने लग गया है जब वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो दूसरी प्रॉब्लम ये है वहाँ पे कि जो अफ़गान नेशनल आर्मी थी, जब अमेरिकन वहाँ पे और जो एलाइड फोर्सेस और नेटो फोर्सेस जब वहाँ पे ऑपरेशंस कर रहे थे
तो वहाँ पे जो अफगान नेशनल आर्मी थी उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा थी। वो लोग अपने वेपन्स बेचते थे, ऑयल बेचते थे, ऑपरेशंस में नहीं जाते थे और वो कन्फ्रंट नहीं करते थे उस थ्रेट को जिसको अमेरिकन और नेटो ट्रुप्स चाहते थे कि कन्फ्रंट करें, जिसके लिए उन्होंने इतना पैसा खर्च किया। अबाउट अगर आज तक देखा जाए तो रिकन्स्ट्रक्शन को मिला के अफगानिस्तान के ऊपर कोई ओवर $100 बिलियन जो थे वो खर्च हो चुके हैं। बिल्कुल। तो अब वो भी अफगान आर्मी भी राउट हो गई, उसकी जगह अब जो वहाँ पे जो चीज़ जो इस वक्त जो सिनेरियो है या जो पैनोरामा है उसमें रैक टैक लोग हैं, उसमें वॉरलॉर्ड्स हैं और उसमें सख्त एक्सट्रीम रिलीजियस सेक्शन है और वो सेक्शन जो है वो डिफरेंट जगहों पे रूल कर रहा है। ठीक है। और जो अफगान गवर्नमेंट जो अफगान तालिबान की गवर्नमेंट काबुल में है उसका भी जो प्रोविंसेस में है वो इतना होल्ड नहीं है। वहाँ पे भी जो लोकल रिलीजियो वॉर लॉर्ड है वो एक्चुअली रूल कर रहा है और वो ज़्यादातर अब उसमें जो डिफरेंट सल्फी स्कूल ऑफ थॉट जो है वो भी बहुत प्रोमिनेंट होता जा रहा है। तो इस बैकड्रॉप में देखें तो वो उन लोगों ने नेचुरल अलायंस कर लिया है विद पाकिस्तान तालिबान के साथ। और ये जो नया फिनोमेना आया है, जो नई वेव आई है, इसमें जब भी कोई पिछले जो भी 10 दिन के अंदर जितनी भी हमारी शहादतें हुई हैं और जितने भी अटैक्स हुए हैं उसमें आप देखें तो एक तहरीके जहाद है जो एक नया एक्रोनॉम एलिमेंट सामने आया है। तो एक्चुअली ये नया नाम है बेसिकली, तो ये डिफरेंट सेम ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट नामों से आ जाती है ताकि ऑपरेट कर रही हैं। जी ऑपरेट। ठीक है। तो टीटीपी के खिलाफ आप समझते हैं कि फिर अफगान हुकूमत कार्रवाइयाँ ही नहीं करी, जिस तरह के बयानात वो भी दे रहे हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान है कि जो हमारा मुआहदा हुआ था वो अमेरिका से हुआ था, पाकिस्तान से नहीं हुआ था, लेकिन अमेरिका के इनखला में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की थी अमेरिका को समझाने में कि ये जो जंग है इसका कोई नतीजा नहीं मिलेगा, जिस तरह से पीटीआई चेयरमैन भी बार बार ये बात करते रहे हैं और फिर वही सब हुआ हमने देखा। लेकिन तो अभी आपको लग रहा है काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान जो एतमाद की फ़िज़ा है वो बेहतर नहीं है अभी? जी देखें, एक तो ये कहना गलत है कि हमारा मुआहदा सिर्फ अमेरिका के साथ हुआ था। डेफिनेटली कोई भी जो एग्रीमेंट होता है, बायलैटरल एग्रीमेंट, वो 2 मुल्कों के अंदर होता है, लेकिन उसमें बहुत सारी गारंटर्स होते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उस एग्रीमेंट की पेरिफेरी पे होते हैं। तो पाकिस्तान पर्टिकुलरली वाज द नंबर 1 स्टेट, उसके बाद चाइनीज़ और रशियन, ये सारे लोग बीच में शामिल थे और इनकी प्रेजेंस में जब भी दोहा में टॉक्स होती थी उसमें ये कंट्रीज शामिल होती थी और अगर कोई और हो या ना हो पाकिस्तान ज़रूर होता था। तो पाकिस्तान ये अमेरिकन का जो उसमें मेन जो एक शिक है कि जी इसके बाद जो अफगान टेरिटरी है वो किसी के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होगी, तो नेचुरली दिस क्लॉज वाज फॉर पाकिस्तान। अमेरिका का तो बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ नहीं लगता, वो तो पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, तो डिस्टर्बेंस तो पाकिस्तान से हो रही थी। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि जी हमारा अमेरिका के साथ मुआहदा हुआ था, हमारा पाकिस्तान के साथ मुआहदा नहीं था। तो ये जो शैडोई मुआहदा था एक्चुअली वो पाकिस्तान के साथ था, क्योंकि टेरिटरी आपकी पाकिस्तान के साथ दिखती। जहाँ तक आपने ये कहा कि जो कॉन्फिडेंस है दोनों मतलब अफगान तालिबान की गवर्नमेंट में और हमारी गवर्नमेंट में, हमारी गवर्नमेंट तो देखिए हमारा फॉरेन ऑफिस पिछले कोई 1 साल से ये कोशिश कर रहा है कि इस चीज़ को एंगेज किया जाए, अश्योरेंसेस ली जाएँ और कुछ कंक्रीट मेजर्स लिए जाएं ताकि वो ये चीज़ जो हमें हो रही है जिसकी हम बार बार एविडेंस भी दे रहे हैं वो ना हो। लेकिन वो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बल्कि अब तो आपने जैसे अफगान जो है स्पोक्स पर्सन का भी ज़बीउल्लाह मुजाहिद का आपने कहा, फिर उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जी पाकिस्तान जो है वो अपना जो है वो खुद उसको दिफा खुद करे और अपनी जो चीज़ें हैं अपना हाउस को खुद इन ऑर्डर करें, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब आप ये देखिए जब ये सिचुएशन है तो ये एक तरह का डिप्लोमेटिक एम्पास क्रिएट हो गया है। ठीक है। अब इसका हल यही है कि इस इशू को मैं ये समझता हूँ कि पहले तो इंटरनेशनल और वो जो अमेरिकन ने भी अब स्टेटमेंट दी है एक कल, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की है और अफगान गवर्नमेंट को कहा है कि दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है और बेस यूज़ होती है वो टेरिटरी, तो आपने उसको कंट्रोल करना है। और ये अमेरिकन स्टेटमेंट का अमेरिकन स्टेटमेंट का क्या करें जब वो खुद ही सारा असलहा तालिबान के हवाले करके गए हैं, टीटीपी को तमाम असलहा देकर गए हैं, पैसे देकर गए हैं। तो इस किस्म का जो खतरा है वो तो पहले से भी मौजूद था। तो क्या टीटीपी को मजीद स्ट्रॉन्ग कर गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान इन्हीं चीज़ों में एंगेज रहे? जी देखें, अब मैं कह रहा था कि डिप्लोमेटिकली तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं ना, हम अब डिप्लोमेटिकली इस इशू को रेस करें और फिर देखें अगर डिप्लोमेटिकली भी हमें जैसी ही सपोर्ट मिलती है तो उसके बाद हम क्या फिजिकल मेजर ले सकते हैं। क्या फिर हम ऐसे ऑपरेशंस कर सकते हैं जो स्टिंग ऑपरेशंस हैं जो यहाँ पे बेस्ड हों और अक्रॉस करें? क्या हम किसी जैसे
थ्रू आउट होता रहा है, किसी मर्सनरीज के थ्रू ये ऑपरेशन उन बेसिस को ख़त्म कर सकते हैं, क्या कोई हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू जैसे अमेरिकन भी करते रहे हैं ड्रोन्स और समथिंग, उनके थ्रू कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं? फिर वो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक दफ़ा फिर जो डिप्लोमेटिक ऑप्शंस है इस इशू को रेस करके वो करनी चाहिए। और जो जहाँ तक है जी कि वो बहुत सारा असला छोड़ के गए, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब जितने पिछले 1.5 हफ्ते में वाक़यात हुए हैं, इसमें जो टेररिस्ट आए थे उनमें से मेजॉरिटी के पास MI16 राइफल्स थी, जो अमेरिकन राइफल, उनके पास जो इक्विपमेंट था, जो रेंज फाइंडर्स थे, जो लेज़र गन्स थी और जो स्नाइपर गन्स थी, वो सारी की सारी अमेरिकन इक्विपमेंट था। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब वो मार्केट में वो वैसे ही एक ओपन वेपन मार्केट है अफगानिस्तान, तो उस मार्केट के अंदर अब ये सारी की सारी चीज़ें बिक रही हैं, एनीबॉडी कैन बाय, कोई भी खरीद सकता है, और वो उनके पास अब वो सारा इक्विपमेंट आ गया। ठीक है। और जिस तरह से हालिया कुछ अरसे में हम देख रहे हैं कि गठजोड़ अमेरिका का और भारत का भी सामने आ रहा है कि अब जो उनकी पॉलिसीज़ हैं एक दूसरे के लिए बहुत बेहतर हो रही हैं, बड़ा बिजनेस दिया जा रहा है इंडिया को, पाकिस्तान को बिल्कुल ही एक साइड लाइन पर कर दिया गया है। और अब हम ये देख रहे हैं कि बहुत अरसे से जो बयानबाजी है वो अब हमारी, या इस तरह के जो वाक़यात हैं वो इंडिया के साथ नहीं है, बल्कि वो अफगानिस्तान के साथ हैं। तो अफगानिस्तान को मेन एंड पर, मेन फ्रंट पर लाकर पाकिस्तान के सामने किया जा रहा है। देखें, ये जो चांकिया कुटियाला जो एक स्ट्रेटेजिक थिंकर है 3000 साल से इंडियन, ये उसकी थ्योरी को ये पहले भी कहा करते थे, और ये इंडियंस जो अभी जो उनके स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं, स्ट्रेटेजिक एलीट है, वो तो पहले भी ये बड़ी एक सटल धमकी दिया करते थे कि 2 फ्रंट वॉर आपने हमसे क्या करवानी है, हम आपको 2 फ्रंट वॉर में एंगेज करेंगे। यानी एक साइड पे आपका ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर दोनों में आप एंगेज हो जाएंगे। तो ये हुआ कैसे है, एक्चुअली ये देखने की ज़रूरत है कि इस स्टेज पे कैसे पहुँचे कि वो तालिबान या वो अफ़गान, आप तालिबान को छोड़ दीजिए, अफ़गान लोगों की बात कीजिए, तो उनको हम 3 डिकेड से सपोर्ट कर रहे हैं। अभी भी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे, जब वो बाहर गए, बिलावल भुट्टो, तो वो हर जिस भी मुल्क में गए, अराउंड 60 कंट्रीज़ में, उन्होंने बाकी चीज़ों के साथ साथ हमेशा अफगानिस्तान की बात ज़रूर की कि इनकी रिकन्स्ट्रक्शन होनी चाहिए, इनके साथ ट्रेड बेहतर हो, इनको रिकग्नाइज करें और इनको वो एक वो मुकाम दें कि जिसमें ये स्टेट फंक्शन। पाकिस्तान की तरफ से जो जेस्चर्स हैं वो हमने देखा हमेशा से पॉजिटिव रहे, इवन 10 दिन पहले तक। तो अब एक तरफ से ये एफर्ट है, फिर आप ये देखिए कि यहाँ से जो अफ़गान जो अवाम है, उनकी सारी की सारी ज़रूरियात, जो उनके किचन की ज़रूरियात हैं, वो पाकिस्तान से पूरी होती हैं। गुजरांवाला से बर्तन जाते हैं, कुकिंग ऑयल यहाँ से जाता है, गंदम यहाँ से जाती है, मसाले यहाँ से जाते हैं, खाने की चीज़ें वहाँ से जाती हैं, कुछ फ्रूट और चीज़ें वहाँ से भी आती हैं, लेकिन जो मेन आपका जो ड्राई राशन है वो सारे का सारा पाकिस्तान से जाता है। तो आप पे एक स्टेट पूरी डिपेंडेंट है, लेकिन ये इंडिया ने जो इनको विन किया वो अपनी सॉफ्ट पावर, बॉलीवुड के थ्रू। ठीक है, बहुत शुक्रिया दिफाई तजियाकार कर्नल टाड आबिद लतीफ़ हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान में अशराफिया कल्चर बहुत ही पुरानी बात है। हुक्मरानों के शाहाना अंदाज को हम रोज़ ही देखते हैं, VVIP कल्चर की हम बातें सुनते हैं, और इस VVIP कल्चर और प्रोटोकॉल की गाड़ियों के साथ हॉर्न बजाती गाड़ियाँ जैसे हमारी अशराफिया की कमज़ोरी हैं। यूरोप के बहुत सारे मुल्कों के वज़ीर आज़म हैं जो कि जब साइकिल पर अपने दफ्तर पहुँचते हैं तो यहाँ हम हैरत से देखते हैं, जबकि पाकिस्तान में ये रिवायात शायद ही कभी देखने में मिली हों। लेकिन हमारे पास एक बहुत ख़ास मेहमान हैं जो कि एक तारीखी कॉलेज जिसे हम सब MAO के नाम से जानते हैं, उनकी प्रिंसिपल हैं, और वो रोज़ाना साइकिल पर ही अपने घर और दफ्तर आती जाती हैं, जिसके मनाजिर आप न्यू की स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। लाहौर की इस बेहंगम ट्रैफिक में साइकिल चलाना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। तो आज आपकी मुलाकात कराएंगे। डॉक्टर आलिया रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी साइकिलिंग के हवाले से उनसे बात करेंगे, उनके एक्सपीरियंस के हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान में एक बड़ी ही अनोखी रवायत है कि हमारे यहाँ आम तौर पर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो शाहाना अंदाज ही इख्तियार करते हैं, तो फिर आपको कैसे ख्याल आया इस ट्रेंड को चेंज करने का? जो तमाम शाहाना ऑफिसर्स हैं उनके इस ट्रेंड को ख़राब कर रही हैं आप तो। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। एक्चुअली ये मेरा मकसद
किसी को कम अपने से कम करना या उनकी कोई चीज़ खराब करना नहीं है। मुझे पर्सनली दिल का हमेशा दिल होता था कि आई शुड बी एबल टू कंट्रीब्यूट समथिंग टू माय कंट्री, टू माय इंस्टीट्यूट, टू माय पेरेंट्स जिन्होंने मुझे इतना बड़ा किया। आई मीन वी मस्ट एक्नॉलेज कि हम जहाँ रह रहे हैं उसकी वजह से हमें बड़ी नेमतें मिली हुई हैं। तो मेरा ये था कि आई यूज टू साइकिल इन बचपन में आती थी, यूज करते थे। फिर ऑस्ट्रिया में पीएचडी करने गई तो वहाँ साइकिलिंग यूनिवर्सिटी जाती थी तो वो ऑड नहीं लगता था। लेकिन जब 2008 में मैं वापस पाकिस्तान आई पीएचडी के बाद तो आई यूज टू कम टू कॉलेज, तब भी एमयू में थी ऑन कार, और तब सिग्नल फ्री भी नहीं था। फिरोजपुर रोड पे इतने ज्यादा सिग्नल होते थे, गाड़ी पे रुकना पड़ता था, ट्रैफिक में फंस जाते थे। तो आई यूज्ड टू फील वेरी गिल्टी कि मैं क्या कर रही हूँ। पोल्यूशन मेरे एक सिंगल पर्सन से पूरी एक गाड़ी जो 4-5 बंदों को रख सकती है, उनकी कम्यूट की बजाय मैं एक बंदा ले रही हूँ और अपने एनवायरनमेंट को खराब कर रही हूँ। फिर फिजिकली जब कॉलेज से थक के जाओ तो शाम को ना वॉक होती थी ना एक्सरसाइज होती थी। सो वन डे आई जस्ट डिसाइडेड कि आई शुड स्टार्ट साइकिलिंग। और पहली दफ़ा जब मैं कॉलेज साइकिल पे आई तो थोड़ा गर्मी लग गई थी और थक भी गई थी, लेकिन फिर मैंने आई फेल्ट वेरी काइंड ऑफ फ्री और इंडिपेंडेंट। तो डॉक्टर साहिबा कितना डिस्टेंस है आपका एक दिन का आने का जाने का, कितना डिस्टेंस बन जाता है? जी मेरे कॉलेज से घर का डिस्टेंस है 13 किलोमीटर, और अब चूंकि सिग्नल फ्री है तो अंडर पासेस और ओवरहेड ब्रिजेस हैं तो इट टेक्स मी हाफ एन आवर। बस मैं अर्ली निकल आती हूँ, 6:30 निकल जाती हूँ, 7 बजे तक आई कम टू कॉलेज, और ठंडा ठंडा मौसम होता है। और वापसी पे बड़ा फायदा होता है कि 13 किलोमीटर अगर गाड़ी पे रहें तो जो ट्रैफिक जैम होती है, बॉटल नेक्स होती हैं, उसमें एसी भी काम नहीं करते, लेकिन साइकिल बिल्कुल साइड पे निकल जाती है एंड आई रीच अर्लियर देन ऑन अ कार। ठीक है, लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं हमारा मुआशरा बिल्कुल रिवायात में घिरा हुआ है और यहाँ पर तामीर कम है, तनकीद हमें ज़्यादा नज़र आती है, तो फिर इसमें इस मुआशरे में साइकिल चलाने का तजुर्बा आपका कैसा रहा? I would like to say कि मैं बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मैं 2018 से रेगुलरली साइकिलिंग कर रही हूँ और मुझे आज तक किसी ने, एक इंसिडेंट के अलावा किसी ने मुझे ना हुटिंग की, ना स्नप किया, ना मुझे किसी ने आवाज कसी। इनफैक्ट मेरे रास्ता छोड़ देते हैं मोटरसाइकिल वाले, गाड़ी वाले ब्रेक लगा लेते हैं, पैदल चलने वाले रुक जाते हैं, और हमेशा अप्रिशिएट किया गया है। ठीक है, तो लाहौर के ट्रैफिक से डर नहीं लगता डॉक्टर साहिबा? आपके पास से लोग बड़ी स्पीड से गुजरते होंगे, गाड़ियां जिस तरह से हम हमारी ट्रैफिक देखते हैं, बड़े मसले मसाइल हैं ट्रैफिक के भी। हाँ जी, डर तो लगता था शुरू में, लेकिन ग्रुप साइकिलिंग की थी 2020 में इकट्ठे, जब कोविड का टाइम था, तो तब बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हो गई कि साइकिल का क्या आपने रूल्स फॉलो कौन से करने होते हैं, इशारे कौन से देने होते हैं, किस जगह पे स्लो रखना है। तो आई टेक केयर कि मैं तेज ना जाऊं, ब्रेक पे रखूं, हेलमेट पहनूं, अपनी पर्सनल सेफ्टी रखूं, और नेवर मेक अ शार्प टर्न, इशारा देकर लेफ्ट या राइट में जाती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है इनफैक्ट कि डिसिप्लिन के साथ अगर आप कुछ भी करें ना तो नथिंग हैपेंस। ठीक है, तो कितना वक्त लग जाता है आपको घर आने जाने में? 13 किलोमीटर एक लंबा सफर है, लोग भी आपको देखते होंगे, सताइश भी आपकी करते होंगे, तारीफ करते होंगे। 30 मिनट्स लग जाते हैं, और शाम को ऐसा होता है कि थोड़ा कभी ज्यादा भी लग जाता है, ट्रैफिक ज्यादा होती है। मॉर्निंग में मैं जरा अर्ली आ जाती हूँ, लेकिन 30 से 35 मिनट्स। तो इस वक्त जो अभी हमारे मुल्क के हालात हैं, हमारी जो हुकूमत है वो कर्जों में जकड़ी हुई है, और हम देखते हैं सोशल मीडिया पर या मीडिया पर भी जो बात की जाती है वो गवर्नमेंट अफसरान की ही की जाती है कि अगर ये अपने अखराजात में कमी ले आएँ तो शायद ये हमारी मईशत के लिए बहुत अच्छा होगा। इस पर आपको मशवरा देना चाहेंगी जो गवर्नमेंट अफसरान हैं कि वो भी जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको कम करें? एक्चुअली गवर्नमेंट अफसरान जो हैं उनके ओहदे ऐसे होते हैं कि उनके लिए साइकिल पे ज्यादा लंबा कम्यूट करना सिक्योरिटी रिस्क होता है। तो जैसे डेनमार्क में या कहीं भी मुल्क में हम सुनते हैं तो वो सर्टेन एरियाज होते हैं, जैसे सेक्रेटेरिएट और एमईओ कॉलेज है, ये पास पास हैं, इसके साथ ही डीपीआई कॉलेजेस है, उसके साथ सिविल कोर्ट्स हैं। अगर ये वाला एरिया कॉर्डन ऑफ हो जाए जिसके अंदर हमें साइकिलें मिली हों, ताकि ये जिस तरह हाई कोर्ट में वकीलों ने
सोने जाना है तो इस एरिया में गाड़ियां ना अलाउड हो, सर्टेन एरिया में गाड़ियां पार्क करें, उसके बाद ये अपना पूरा इलाका साइकिलिंग का एरिया हो जाए। तो आई थिंक वी कैन डू दैट, व्हाई नॉट, वी कैन आल्सो सेट अ वेरी गुड एग्जांपल जस्ट लाइक आउटसाइड। और आजकल जिस तरह से हम देख रहे हैं मॉनसून सीजन है, बहुत बारिशें होती हैं, तो फिर बारिशों के सीजन में क्या करती है, बहुत मुश्किल हो जाता है जितना पानी लाहौर की सड़कों पर होता है। जी बारिश में नहीं आती, वो एक बहुत बड़ा डर होता है कि पता ही ना चले कि आगे खड्डा है, पॉट होल है और मैं गिर जाऊं और अपना ही नुकसान कर लूं। तो नहीं, साइकिल बारिश में नहीं आती। और आपको देखकर मजीद किसी ने साइकिल चलानी शुरू की, किसी ने इंस्पिरेशन लिया आपसे? जी बहुत स्टूडेंट्स ने 2-3 ने ऑलरेडी ले ली हुई है साइकिल। मुझे बच्चियां भी आके कहती हैं, क्योंकि हमारा को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जी, कि हमारी मामा ने कहा है कि आप जा सके, मैडम से पूछें कि हमारी सेफ्टी का क्या होगा। तो मैंने उनको कहा कि मैं आई कैन कम विद यू फ्रॉम सर्टेन, एक स्टॉप बना लें तो वी कैन कम टुगेदर। तो होपफुली इट विल। बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल एमईओ कॉलेज डॉक्टर आलिया रहमान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी, और हम अप्रिशिएट करना चाहेंगे जिस तरह से वो साइकिलिंग कर रही हैं और तमाम लोगों के लिए एक एग्जाम्पल भी हैं कि प्रिंसिपल हैं, तमाम फैसिलिटीज़ उनके पास मौजूद हैं, फिर भी वो यही प्रेफर करती हैं कि जो उनका सफ़र है आने जाने का वो साइकिल पर ही करें। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक। क्रिकेट मैदान से क्रिकेट लवर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, जहां पाकिस्तान ने गॉल टेस्ट 4 विकेटों से जीत लिया है। श्रीलंका की जानिब से दिए गए 131 रन के हदफ को पाकिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। खैर ये जीत पाकिस्तान के नाम हुई और यूं पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। और इसके अलावा आपको बताएं कि एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान भी हो चुका है, और दूसरी जानिब आईसीसी ने वनडे वर्ल्ड कप का प्रोमो और तस्वीर जारी की है। आईसीसी के इस प्रोमो पर तो सोशल मीडिया सार्फिन भरपूर तनकीद कर रहे हैं, इस पर जानिबदारी का इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। वनडे वर्ल्ड कप की जो तस्वीर है वो बॉलीवुड के एक्टर शाहरुख खान के साथ जारी की गई है। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर। शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो गॉल टेस्ट की बात करेंगे। पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है, फाइनली हम जीत गए हैं और एक अच्छी शुरुआत भी है, इस पर पहले क्या कमेंट करेंगे? जहाँ तक बात की टेस्ट मैचेस की, तो अनफॉर्चुनेटली हमने 1 साल से कोई टेस्ट मैच नहीं जीता था। लास्ट ईयर इसी बॉल में टेस्ट के अंदर ही हमने विक्ट्री हासिल की थी, और उसके बाद हमने 3 सीरीज खेली अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तान में, और तीनों सीरीज में हम कोई भी मैच नहीं जीत सके। इंग्लैंड से भी हम हारे, ऑस्ट्रेलिया से भी हम हारे, और जो न्यूजीलैंड के साथ सीरीज हमारी हुई वो ड्रॉ हुई। उसके बाद ये दोबारा जब पाकिस्तान नई टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज हुआ तो उसका स्टार्ट हमने विक्ट्री से किया। इस मैच में अगर 2 परफॉर्मेंस की बात करना चाहें, स्टैंड आउट परफॉर्मेंस तो बिल्कुल करनी चाहिए। नंबर 1 मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस जो है वो साउथ शकील की है, हम सब जानते हैं। बड़ी जबरदस्त किस्म की उन्होंने बैटिंग की, कई रिकॉर्ड अपने नाम किए, पहले प्लेयर भी बने जिन्होंने जाके श्रीलंका में डबल सेंचुरी स्कोर की। सेकंड हाईएस्ट 10 इनिंग्स के बाद एवरेज का भी रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया। उसके अलावा 2015 के बाद किसी भी प्लेयर ने 5 नंबर पे आके डबल सेंचुरी नहीं बनाई थी, ये भी उन्होंने रिकॉर्ड अपने नाम पे किया। तो बड़ी शानदार किस्म की थी। दूसरी, सलमान अली आगा की भी जितनी प्रेस की जाए वो कम है। हमारी पहली इनिंग के अंदर तमाम टॉप ऑर्डर बैट्समैन आउट हो चुके थे, बड़ी शानदार है, इन्होंने 84 रन की इनिंग खेली। बॉलिंग के अंदर भी इन्होंने आउट किए। बट मेरे नजर में जो जीत की असल रीजन बनी पाकिस्तान की, वो कैचेस थे। पाकिस्तानी टीम रनाउंड नहीं है कैचेस के लिए, बट बड़े शानदार किस्म की कैचेस किए गए। इमाम की कैच की बात करें, शायद उसमें बाबर की बात करें, सलमान अली आगा ने बड़ा अच्छा कैच किया, अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छा कैच किया। तो ओवरऑल जितने भी चांसेस हमें मिले, चाहे वो सेकंड हाफ चांसेस थे या कंप्लीट थे, सारे हमने ग्रैब किए। कैचेस विन मैचेस वाला अमली मुजाहिरा हमने देखा, लेकिन कामयाबी तो हमें मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बहुत सारी बातें हैं, जैसे अगर हम अपने टॉप ऑर्डर की बात करें, दोनों इनिंग्स में नाकाम नजर आया। दूसरी इनिंग्स में अगर श्रीलंका का आप समझते हैं थोड़ा सा स्कोर भी ज्यादा होता तो फिर मुश्किल हो सकती थी, मामला शायद ये ना होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर मैं ये कैचेस को क्रेडिट इसलिए दे रहा हूँ कि अगर हमने 149 की लीड लेने के बावजूद अगर श्रीलंका के कैचेस ना पकड़े जाते, एक आधा कैच ड्रॉप हो जाता और वो 40-50 रन ज्यादा बना जाते, 6 तो आउट ही ऐसे होने वाले। तो अगर 40-50 रन भी ज्यादा होते हैं तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट फॉर अस, वो काफी मुश्किल हो सकती थी। बट ऑन द गिवन सर्कमस्टांसेस जो
हैविंग सेड दैट पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया, कैचेस अच्छे पकड़े जी। मैच हमने जीत दिया। शुरू में हमें लगा कि कहीं ना कहीं हमारा स्पिन डिपार्टमेंट वीक है, बट सेकंड इनिंग में नुमान ने इमरान दोनों ने अच्छी बॉलिंग की, दोनों ने 3 खिलाड़ी आउट किए, बट ओवरऑल एक कंप्लीट परफॉर्मेंस थी। बाबर की कैप्टनसी भी टेस्ट के अंदर हमें जरा कंप्रेसर नजर आती है, बट बेहतर नजर आई। फील्ड प्लेसिंग जरा अच्छी थी, जो कैचेस वाली जगह थे उधर फील्ड प्लेसर थे, तो ये उस लिहाज से एक परफॉर्मेंस जो है वो कंप्लीट परफॉर्मेंस नजर आई। ठीक है। जो आपकी बात थी टॉप ऑर्डर ने रन नहीं किए, टॉप ऑर्डर का बिल्कुल कंसर्न है, बट अच्छी चीज ये है कि नॉर्मली होता है कि टॉप ऑर्डर रन करता है, मिडिल ऑर्डर नहीं हमारा करता, बट ये एक अच्छा साइन है कि अगर टॉप ऑर्डर नहीं भी कर रहा तो मिडिल ऑर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है और उन्होंने आपको टेस्ट मैच जिताया। बिल्कुल ठीक है इरफान, जिस तरह से आप भी ये बात कर रहे हैं, हम ये देखते हैं कि मिकी आर्थर काफ़ी दफ़ा कहते दिखाई हैं पाकिस्तान को अब जदीद क्रिकेट खेलनी है, मॉडर्न क्रिकेट खेलनी है, तो टेस्ट में भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स थे वो हमें तेज़ खेलते दिखाई दे रहे थे, जिसकी वजह से हम विकेटें भी गंवा रहे थे, लेकिन एट दी एंड तो हम जीते हैं। तो आपको लग रहा है कि जो चेंज करने की कोशिश है, हम ये जो ट्रांजिशन का अमल है इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बिल्कुल मिकी आर्थर जब आए थे तो उन्होंने बिल्कुल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरी पहली जो प्रायोरिटी होगी वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर गेम को चेंज करना है, क्योंकि हम टेस्ट क्रिकेट में बहुत लैग कर रहे हैं और हमें ये नजर भी आया। आप देखिए विकेट हमने गंवाई भी और उसके बावजूद भी हमारा जो स्ट्राइक रेट रहा बहुत अरसे के बाद, मुझे नहीं याद पड़ता कोई टेस्ट मैच हमने 4 या उससे प्लस एवरेज के साथ खेला हो, स्ट्राइक रेट के साथ खेला हो, तो ये बड़ा खुशाइन सा है। क्योंकि अभी दूसरी तरफ एशेज चल रही है, तो एशेज के भी कोई भी मैच उठा के देख लें वो इसी तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड यही है, आपने अटैक करना है, आप एक तरह की क्रिकेट नहीं खेल सकते वो जो पुरानी ट्रेडिशनल क्रिकेट थी कि आप रोकते रहे फिर रन करे, तो गेम चेंज हो चुकी है, इवॉल्व हो चुकी है। तो ये मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा साइन है कि लड़के अडॉप्टेबिलिटी कर रहे हैं, और इसका समहाउ आई पर्सनली फील कि फायदा आपको ओडीआई के अंदर भी होगा, क्योंकि आपको एक रोटेशन ऑफ स्ट्राइक और गेम को चलाने वाला सिलसिलाकार मिल जाता है। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा साइन है और लड़के उसको अडॉप्ट करें और रिजल्ट भी आपके सामने है। आपने अपनी गेम प्लान थोड़ा चेंज किया तो आपको रिजल्ट भी मिला। ठीक है, मेरा ख्याल है कि लड़के अब दूसरे टेस्ट में आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान की फिर हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? जिस तरह से सऊद खेले हैं, इस तरह की लंबी इनिंग्स की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और स्पेसिफिकली मैं सऊद के हवाले से भी बात करना चाहूँगा। आप क्या कमेंट करेंगे उनकी जो परफॉर्मेंस रही है तमाम मैचेस अगर हम उनके देखें? देखें कराची के लड़के जो अगर कोई टीम में आता था पहले तो वो बैटिंग में बड़ा सॉलिड होता था, बट लास्ट रिसेंट पास में कोई 5, 6, 7 ईयर में हमें कोई कराची से बैट्समैन मिला नहीं। तो साउथ की फवाद आलम को रिप्लेस करके आए थे टेस्ट के अंदर, 2 साल पहले इनका इंग्लैंड में डेब्यू हुआ था ओडीआई में, बट जैसे इनको अपॉर्चुनिटी मिली गई, ऑलमोस्ट साल तो हो चुका है इनको भी, तो ये हर मैच में पहले से बेहतर इंप्रूव होते चले जा रहे हैं और मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर के तौर पर भी हमें सामने नजर आ रहे हैं। और मेरा तो मानना यह है कि जिस तरह की खूबसूरत इनके पास शॉट्स है, टेम्परामेंट इनके पास है, इनको ओडीआई का भी पार्ट होना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक सॉलिड बैट्समैन अभी भी हम कहीं ना कहीं ओडीआई में लैग करते हैं कि ओडीआई के अंदर हमें जहां हिटर चाहिए उधर एक ऐसा बैट्समैन भी चाहिए कि जो इनिंग्स को बिल्ड भी करे, लेके भी चले। तो साउथ की मेरा ख्याल है पाकिस्तान का फ्यूचर है। जब हम बाबर की बात करते हैं, अब्दुल्ला शफीक की बात करते हैं, तो वी हैव अनदर स्टार विद अस, हमें जरूर इसको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपने सर देख ठीक है इरफान, अभी हम देख रहे हैं आगे बड़े अहम इवेंट्स आ रहे हैं। तो एशिया कप में आप क्या समझते हैं, कौन सी टीम फेवरेट होगी? और साथ ही साथ एक और सवाल मैं ऐड करूंगा, भारत में वनडे वर्ल्ड कप शेड्यूल है, इस हवाले से जो आईसीसी का प्रोमो जारी हुआ है तो हम देख रहे हैं पाकिस्तान को इग्नोर करने की कोशिश की गई है, तो इससे पता चलता है भारत की सोच और हरकतें क्या हैं जो कि वो खुलेआम भी उसका इजहार करते हैं। पहले एशिया कप की बात करते हैं। एशिया कप का बिल्कुल स्केड्यूल आ गया और कभी इतना लेट स्केड्यूल नहीं आया। बहरहाल वो उसके कई फैक्टर थे, हमारा कोई चेयरमैन नहीं था, मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन का ऐड होना था, फिर मीटिंग होनी थी, फिर सिग्नेचर चाहिए थे, तो इवेंचुअली इसी सारी रीजन की वजह से डिले आया। दूसरा ये कभी मुझे नहीं याद पड़ता कभी पास में हमने देखा हो कि पहले ही ग्रुप स्टेजेस के डिफाइन कर दिया जाए, A1 ये है, B1 ये है। वो इसीलिए किया गया कि भारत का मैच किसी तरह पाकिस्तान ना आए, क्योंकि पहले 4 मैचेस पाकिस्तान में होने हैं, 3 आपके मैचेस ग्रुप मैचेस के होने हैं और 1 सुपर 4 का मैच होना है। सुपर 4 का मैच कहीं पाकिस्तान का और या किसी और के साथ भारत का ना आ जाए, उन्होंने फिक्स कर दिया ग्रुप ए के अंदर कि पाकिस्तान A1 है, भारत A2 है जी, और नेपाल को तीसरा स्लॉट दिया गया। इसी तरह दूसरे ग्रुप के अंदर
बांग्लादेश और श्रीलंका है, श्रीलंका को उन्होंने B1 कर दिया और बांग्लादेश को, श्रीलंका को B1 और बांग्लादेश को B2 कर दिया गया कि किसी भी रीजन से कुछ भी हो जाए भारत का मैच पाकिस्तान में ना आए। तो ये मेरा ख्याल है एक बड़ी अजीब वेट किस्म की चीज थी जो क्रिकेट फैन को उससे दूर करती है। और बाकी जो रिमेनिंग मैचेस की शेड्यूल की बात करें तो वो 9 मैचेस फिर श्रीलंका में होंगे। टीमें एशियन कंडीशन है, सारी फेवरेट है, हमारे भी चांसेस अच्छे हैं क्योंकि रैंकिंग में हम नंबर 2 पे हैं। और मुझे लगता है कि ओडीआई फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जो पाकिस्तान को सूट करता है अभी करंट टाइम के अंदर जी, उसमें हम अच्छा भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ऑब्वियसली बड़े अच्छे चांसेस है। और वर्ल्ड कप प्रमोशन के हवाले से आपने जो प्रोमो की बात की, बिल्कुल बीइंग अ होस्ट उनको थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। जो उनकी एक छोटी सोच या हरदर्मी कहनी चाहिए भारत की बहुत जगह नजर आई। प्रोमो के अंदर हमारे सिर्फ 2-3 छोटे से ग्लिम्स नजर आए जिसमें हमें वहाब नजर आए थोड़ा सा, फिर इसी तरह शहीन का बिल्कुल नैनो सेकंड का एक शॉट है, फिर अगर कहीं पाकिस्तानी 2 जगह पे नजर आए तो वो डिजेक्टेड नजर आए जी, वो मैच हार गए, डिसअपॉइंटमेंट शो की उन्होंने विक्ट्री शो की। तो ये मेरा ख्याल है कि क्रिकेट की स्पिरिट के अगेंस्ट है। गेम के अंदर तो इस तरह नहीं होता। भारत को बिल्कुल बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए था। बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ना पढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं टेक्नोलॉजी से मुतालिक। तो इस वक्त तो हम ये देख रहे हैं कि दुनिया भर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है और आने वाला वक्त ही ये बताएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित होगी। तो एक बहुत अहम खबर है, एक बहुत अच्छी खबर है। नियो न्यूज़ ने भी भारत के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हामिल एंकर मुतारिफ करवा दी है। इस वक्त हमारे साथ नियो के कंट्रोलर न्यूज़ मोहम्मद शहरियार मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। शहरियार, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, नियो न्यूज़ ने आर्टिफिशियल जो एंकर हैं वो मुतारिफ करवाई हैं, बहुत अच्छी बात है। हमेशा से हम देख रहे हैं कि नियो लीड कर रहा है इंडस्ट्री में। तो अहम सवाल तो ये है कि जो अब हम एंकर्स हैं हम लोग क्या करेंगे, इस टेक्नोलॉजी की मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी बहुत शुक्रिया अनवार। देखें, बुनियादी नुकता तो यही है कि अब पूरी दुनिया में बहस तो यही चल रही है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये ह्यूमन इंटरफेस को टेक ओवर करने वाली है। क्योंकि अब तो हमने जैसा कि देखा कि हॉलीवुड में भी एक बहुत बड़ी स्ट्राइक चली और एक्टर्स ने ये एहतजाज किया कि भाई हमारी फिर क्या ज़रूरत है, अगर हर चीज़ सॉफ्टवेयर करेगा, हर चीज़ आर्टिफिशियल हो गई तो हम क्या करेंगे। तो सवाल तो यही है बुनियादी कि क्या ये टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल में हर चीज़ को टेक ओवर करने वाली है। तो इसका जवाब बज़ाहिर यही लग रहा है कि शायद माजी में ऐसा होता नज़र आए। हम माजी में रोबोटिक एलिमेंट देखें, हम आर्टिफिशियल ऑगमेंटेड देखें और हमें मसनूई ज़हानत के हामिल ही एंकर्स नज़र आएँ, एक्टर्स नज़र आए, हमें स्टाफ इनफैक्ट नज़र आए। इसी तरह जिस तरह AI टेक्नोलॉजी को हम बरोए कार लाते हुए जिस तरह टेक्स्ट टू स्पीच है हम उसको सिस्टम को यूज़ करते हैं, वो भी देखा जा रहा है। तो बुनियादी तौर पे बहस तो यही छिड़ी हुई है पूरी दुनिया में कि यकीनन जो मुस्तकबिल में इस तरह की चीज़ें जो आपको नज़र आएंगी वो ह्यूमन इंटरफेस को मिनिमाइज़ करेंगी, ह्यूमन की हाज़िरी जो है स्क्रीन पर वो कम से कम नज़र आएगी। तो ये एक बहुत बड़ी बहस है और इसमें सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडिया और छोटे ममालिक भी लपेट में आ सकते हैं जहाँ एक सेटअप का फुकदान नज़र आता है बाज़ जगह पर। तो बहस तो है और इसमें सवालात भी हैं कई, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बाज़ लोग माहिरीन जो हैं वो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि बुनियादी तौर पे एहसासात से आ रही ये रोबोटिक एलिमेंट्स जो हैं ये इंसानों को डेफिनेटली टेक ओवर नहीं कर सकेंगे। तो ये दोनों तरफ से आरा चल रही है, दोनों तरफ से ये सवालात उठ रहे हैं और ये बैलेंस भी है किसी तरह। बाज़ लोग इसकी हमायत में नज़र आते हैं, बाज़ लोग इसके खिलाफ नज़र आते हैं जी। और नियो न्यूज़ डेफिनेटली पाकिस्तान में पहला चैनल न्यूज़ चैनल बना है जिसने आर्टिफिशियल एलिमेंट को एहसासी तौर पे अपनी स्क्रीन पे जगह दी और मुस्तकबिल में भी डेफिनेटली ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो एक टेक्नोलॉजी है और इसका मुस्बत रुझान नज़र आ रहा है पूरी दुनिया में और लोग इसको अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। जैसा इंडिया में हमने देखा कि न्यूज़ चैनल्स ने अपने एंकर्स को आर्टिफिशियल रंग में प्रेजेंट किया, तो अब उसमें एक खबर ये भी आई कि बाज़ दीगर स्टाफ ने एहतजाज किया कि भाई हमारी क्या ज़रूरत है, अगर आप इसी तरह आर्टिफिशियल पे जाएंगे। तो एक दो ट्वीट्स उन्होंने की। तो ये चीज़ें तो आगे बढ़ेंगी और ये चलेंगी, लेकिन ये मुस्बत है और ये सारा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग है। और जिस तरह मसनूई ज़हानत के हामिल इन्होंने ChatGPT मुतारिफ़ करवाई है, ये सेम वही चीज़ है कि जिसमें आप किसी क्वेश्चनिंग करते हैं आपको आंसर मिलेंगे
और इसी तरह आप इसको जब आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर एलिमेंट को यूज़ करते हैं तो आपको जो डाटा इनपुट करते हैं वो वैसे ही आउट करता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कंट्रोलर न्यूज़ मोहम्मद शहरियार हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से वो बता रहे थे। और नियो न्यूज़ पाकिस्तान का वो पहला चैनल है जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर मुतारिफ करवा दी है। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक। और अब बात करते हैं स्पेशल ओलंपिक्स के हवाले से, जहां पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने फतह के झंडे गाड़ दिए हैं और तारीख रकम की है। ओलंपिक्स में पाकिस्तान इतनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा तो नहीं कर पाता, लेकिन स्पेशल ओलंपिक्स में पाकिस्तानी दस्ते ने 80 मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। पाकिस्तानी दस्ते ने स्पेशल ओलंपिक्स में 11 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। कौमी दस्ते ने 29 सिल्वर और 40 ब्रॉन्ज मेडल्स हासिल करके मजमूई तौर पर 80 मेडल्स जीते हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और आज हमारे साथ काबिल फ़ख्र खिलाड़ी हमारे साथ सेट पर ही मौजूद हैं, उनसे बातें करेंगे, आपकी मुलाकात कराएंगे। हमें ज्वाइन किया यूनिफाइड पार्टनर हुर हैदर रिजवी, इकरा इमरान और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मूर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहूँगा, इतनी अच्छी कामयाबी आपने हासिल की है। और पहले तो हम ये जानेंगे कि जो आपके जज्बात हैं वो क्या हैं, क्योंकि बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए भी, आपकी टीम के लिए भी। बिल्कुल, वी आर वेरी एक्साइटेड। हमें बहुत खुशी है कि इस तरह हम लोग पार्टिसिपेट कर पाए जर्मनी में वर्ल्ड गेम्स के लिए। और हमारे यूनिफाइड पार्टनर्स इन्होंने बहुत मेहनत की है इस पूरे प्रोसेस में, कोचेस की सारी परफॉर्मेंस। सो इट्स अ गुड जर्नी, इट्स हैपनिंग। अभी बहुत एक्साइटेड हैं हम लोग। ठीक है। एंड क्योंकि देखिए जिस तरह से हम देखते हैं ओलंपिक्स में पाकिस्तानी टीम को खातिर खा कामयाबी नहीं हासिल कर पाती, लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि स्पेशल ओलंपिक्स हुए हैं। और मैं यहाँ ये जानना चाहूँगा जो जिन लोगों को नहीं पता उनकी आसानी के लिए कि इकरा जो यूनिफाइड पार्टनर्स हैं उनका क्या रोल होता है? यूनिफाइड पार्टनर्स का रोल ये होता है कि हमने इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड जो बच्चे होते हैं, हम रेगुलर स्टूडेंट्स हैं एंड दे आर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, हमने उनको साथ लेकर चलना होता है, उनको सिखाना होता है और उनसे बहुत कुछ सीखना भी होता है। क्योंकि जब आप ऐसे बच्चों के साथ काम कर रहे होते हो तो आपके तासुरात बहुत बुलंद हो जाते हैं और आप बहुत मतलब खुद को ब्लेस्ड फील करते हो। और आपको होता है कि आपने उनको अपने साथ लेकर चलना, उनको सिखाना है। और इससे ये सवाब का काम भी, इससे अंदरूनी सुकून भी मिलता है। इससे आप उनको जब उनको आप जज्बा देते हो ना, तो आप उनको इतना ऊपर जाते हुए देखते हो और वहाँ पे इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि कोर्ट पे आपकी हर बात पर बस आपको मतलब सर हिला देंगे। ठीक है, तो और कितना मुश्किल होता है, क्योंकि बिल्कुल भी आसान तो नहीं होगा एक इंटेलेक्चुअल लेवल को मैच करना, एक पेशेंस का मुजाहरा करना। जिस तरह से इकरा भी कह रही हैं कि अगर हम उनकी हेल्प कर रहे हैं तो हम भी उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए मेरे लिए तो मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि पहले मैंने पाकिस्तान की जर्सी पहनी है। और इनके साथ काम करना हर बंदे का ड्रीम होता है, बिकॉज ये हमारे जैसे नहीं है, ये हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, हम जैसे लोगों के पीछे बातें करते हैं वो कोई सीन नहीं है। ये लोग बहुत अच्छे से हर चीज़ को समझते हैं, जो आपको बस डायरेक्शन देनी होती है। आपको एक रोल मॉडल की तरह उनके साथ काम करना होता है। आप एक रोल मॉडल बनेंगे, आपको वो फॉलो करेंगे। ठीक है, बिल्कुल मूसा हुर ने बड़ी अच्छी बात की है और हमें इन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए बीइंग अ नेशन, एक अच्छे इंसान के तौर पर भी, कि जो लोग भी स्पेशल हैं, डिसेबल, कोई भी डिसेबिलिटी उनमें मौजूद है, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमारे माशरे में ये बहुत ज़्यादा रुझान है कि हम लोगों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें तरह तरह के नामों से पुकारते हैं। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है। सो जिन स्कूल से इकरा और हुर बिलोंग करते हैं, पहले शुरू में हम वहाँ पे ये इंटरवेंशन लेके जाते हैं। हम लोग वहाँ से इनको पहले पार्टिसिपेट कराते हैं इन स्पेशल बच्चों के साथ स्पोर्ट्स में एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़, नॉट ओनली स्पोर्ट्स। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसमें एम्पैथी की ज़रूरत है, इसमें कंपैशन की ज़रूरत है, इसमें यू हैव टू बी काइंड। आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने जीतना नहीं है यहाँ पे। आप बोथ आर विनर्स, यू कांट बी द विनर योरसेल्फ। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ें जो बेसिक हैं ये भी उन्हें सिखाई जाती हैं, प्रॉपर इस पे वर्किंग की जाती है। तो बहुत सारे आपने मेडल्स हासिल किए, 80 मेडल्स हैं, उसमें से 11 गोल्ड मेडल हैं, तो तैयारी तो बड़ी खूब की होगी फिर। बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब हम कैंप्स में जाते थे, हमने रमज़ान में भी ट्रेनिंग की है और मतलब प्रॉपर हमारी डाइट का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता था और हमें टाइम से सुलाया भी जाता था, मुड़ते थे। और मतलब इन बच्चों के साथ आपको ना एक कंफर्ट लेवल फील होता है और आप ये हमसे आगे हैं। जिस तरह हुर ने कहा, मैं इसकी बात में इजाफा करना चाहूँगी, ये हमसे आगे, ये हमसे बेहतर हैं और ये दुनिया को हमसे, ज़िंदगी को हमसे बेहतर जी रहे हैं, ज़्यादा खुश हैं हमसे और इनसे मतलब इतना कुछ सीखने को मिलता है। और
ट्रेनिंग इतनी ज़बरदस्त होती थी कि ये लोग हमसे ज़्यादा अच्छा कई बार खेल जाते थे खुशी में और मतलब एक्साइटमेंट में, तो इनके हौसले बुलंद अगर करेंगे ये लोग बहुत आगे जाएंगे। ठीक है। और जिस तरह से जब आप यहाँ से जा रहे थे तो क्या इतना कॉन्फिडेंट था, आपको कॉन्फिडेंस था कि आप जा रहे हैं तो इतने मेडल्स आप जीतेंगे, इतनी कामयाबी पाकिस्तानी टीम को मिलेगी? देखिए, कॉन्फिडेंस आपका आता है आपकी ट्रेनिंग से, आपके ऊपर वर्क कितना किया गया है। तो हमारे जो कोचेज़ हैं वो टॉप नॉच हैं। मैं तो ये कहूँगा मेरे बास्केटबॉल के जो मैं उनको रोल मॉडल समझता हूँ, सर तनवीर, वो पाकिस्तान के प्लेयर रह चुके हैं, नेशनल प्लेयर रह चुके हैं। उन्होंने हमें ट्रेन किया है और उन्होंने हमें ट्रेन ही ऐसा किया है कि हम लोग सारे दोनों इक्वल हैं। कोई हमारी गेम आप कह सकते हैं कि एक लिहाज से उनसे बेहतर होगी, पर उन्होंने डिपिक्ट उसको ऐसा किया है कि ये भी हमारे जैसे हैं। हमने अपनी गेम उस लेवल तक लेके गए हैं तो उनकी भी गेम हम साथ उस लेवल तक लेके गए हैं। ठीक तो है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस इसी तरीके से। जिस तरह से हुर कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस जो है वो आपको अगर अपनी गेम पर है तो फिर आप इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि आप बाहर अगर जा रहे हैं तो आप अपने कंट्री को सर्व कर रहे हैं, आप मेडल्स जीत कर ला सकते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, बाहर की अगर हम बात करें वहाँ पर ट्रेनिंग स्टाइल बहुत डिफरेंट है, वहाँ कोचेज़ बड़े अप टू डेट एक कुछ चीज़ें चल रही होती हैं। तो पाकिस्तान में आप समझते हैं कि हम भी उसी लेवल पर काम कर रहे हैं? मुझे ये लगता है कि अगर हम कंपेयर करते हैं हमारी एबिलिटीज़ या फैसिलिटीज़ के साथ तो दैट्स नॉट फेयर, बिकॉज हम लोग अपने आप को एक और थर्ड वर्ल्ड कंट्री भी कहते हैं। सो जो जितनी हमारे पास चीज़ें हैं वी आर वर्किंग प्रॉपरली। हमें पता है कि हमारे कोचेस बहुत हार्ड वर्किंग है, दे आर प्रॉपर प्लेयर्स और प्रॉपर कोचेस हैं, सो इसलिए कोई कमी नहीं है, लेकिन ये हमें ज़रूर पता है। ठीक है। और जब भी हम देखते हैं कोई भी टीम बाहर जाती है, जब भी हम इंटरव्यू करते हैं तो ये एक बड़ा बुनियादी सा सवाल होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कितनी हेल्पफुल है इसमें, इकरा के जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमें प्रॉपर मिल रही हैं, क्योंकि जब आप बाहर जा रहे हैं आपको उनके लेवल पर जाकर कम्पीट करना है तो आपको फैसिलिटीज़ भी फिर वैसी ही चाहिए। कई हद तक गवर्नमेंट इसमें बहुत सपोर्टिव है एंड आई फील लाइक कि फैसिलिटीज़ आपको जितनी दी जाती है ना उसमें मैनेज करना ही बहुत बड़ी बात होती है कि जितना आपको मिला आप उसमें ही कारकर्दगी कर जाओ, उसमें ही कामयाब हो जाओ और उससे ही मतलब आप गुजारा करके एक कामयाब एक इंसान बन जाओ। ठीक है। अच्छा, जिस तरह हो रहा आपने भी बास्केटबॉल में गोल्ड मेडल मिला है, बहुत से ब्रॉन्ज मेडल मिला है, तो और हमारे कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको गोल्ड मेडल मिला है? गोल्ड मेडल हमारे टेनिस प्लेयर्स को भी मिला है, हमारे बैडमिंटन प्लेयर्स को भी मिला है, सिल्वर मेडल हमारी फुटबॉल टीम को, हॉकी टीम को भी मिला है, साइकिलिंग में भी गोल्ड मेडल, साइकिलिंग में भी हमारा गोल्ड। ठीक है। तो इतनी ज़्यादा टीमें हैं, किस खेल का सबसे ज़्यादा अच्छा मुजाहरा किया पाकिस्तानी टीम ने? सबसे ज़्यादा मेडल हमने पावर लिफ्टिंग में जीता। पावर लिफ्टिंग। ठीक है। तो इतने ज़्यादा ये शोबे हैं, इतनी ज़्यादा गेम्स हैं, किस तरह से फिर उसको मैनेज कर रहे हैं बीइंग अ कोऑर्डिनेटर, ये मैं जानना चाहूँगा। इसको मैनेज हम किस तरह कर रहे हैं? सो बेसिकली हर स्पोर्ट का डिफरेंट डिपार्टमेंट है, डिफरेंट कोचेज हैं, उसको मैनेज भी एक डिफरेंट तरीके से किया जा रहा है, कोई जंबल्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, प्लेयर्स डिफरेंट हैं, सारा उनका सिस्टम ही डिफरेंट हमने किया हुआ है, तो इसलिए मिक्सअप नहीं होता है और कंफ्यूजन भी नहीं होती है। ठीक है। तो हम इस तरह रिसोर्स को ले रहे हैं। ठीक है। तो फिर अब आने वाले दिनों में कौन सी ऐसी प्लानिंग चल रही है, कौन सी ऐसी नेक्स्ट गेम्स आ रही हैं जिनमें फिर आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे? 2025 में विंटर गेम्स आ रही हैं। ठीक है। सो उसके लिए अभी नेक्स्ट प्लानिंग शुरू हो रही है। ठीक है। बाकी क्योंकि वर्ल्ड गेम्स की तरफ जाने के लिए प्रॉपर प्रोसेस होता है, तो वो जो फर्स्ट स्टेप है वो शुरू होने वाला है अगस्त के टाइम में, which is इंटर स्कूल ट्रेनिंग्स एंड ऑल। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से ये स्पेशल चाइल्ड्स की हम बात कर रहे हैं, स्पेशल बच्चे जो हैं माशरे का हिस्सा हैं, इनको एक्सेप्ट करना हमारे माशरे को भी चाहिए कि इनको एक्सेप्ट करें, तो किस तरह से फिर आप इनकी सिलेक्शन किस तरह से होती है? इनकी सिलेक्शन इसी तरह ही है, जैसे अगर हम स्कूल्स में ट्रेनिंग करवाते हैं तो हम उनमें से जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं वो ही आके हमारी कैंप्स पे आके पार्टिसिपेट करते हैं, ट्रेन करते हैं, इन बच्चों के साथ ट्रेन करते हैं, और जो बेस्ट ऑफ द लॉट होता है वो फिर आगे से आगे जाता है। उनको प्रॉपर्ली पॉलिश किया जाता है, उनकी स्किल्स को, उनकी मतलब जो उनकी सलाहियतें हैं उनको प्रॉपर्ली उन पर काम किया जाता है। ठीक है। बहुत शुक्रिया मूसा अली, इकरा इमरान और हुर हैदर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक वायरल वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे जो कि एक रोज राइज रिक्शा हम इस वीडियो में देख रहे हैं, किस तरह से इस रिक्शे की टेक्नोलॉजी को चेंज करके इसकी छत को किस तरह से खोला जा रहा है और बटन की मदद से छत को हटाने का जो एक ख्याल है वो इस शख्स को आया है। तो इंजीनियर की जो महारत है उस पर सोशल मीडिया पर काफ़ी कमेंट सामने आ रहे हैं। इसको रोज राइज रिक्शा कहा जा रहा है। इस रिक्शा ड्राइवर की महारत को भी वो सराह रहे हैं, जो कि हम देखते हैं कि ये पहले फंक्शन जो था ये सिर्फ गाड़ियों में ही आता था, तो लोग काफ़ी हैरान हो रहे हैं इस नए
रिक्शे को देखकर। तहम एक भारतीय रिक्शा ड्राइवर ये हैं जिन्होंने अपने इस ऑटो रिक्शे को इस तरह से तब्दील किया है कि जो भी इसको देख रहा है वो तारीफ़ कर रहा है, इसमें सफ़र करना चाह रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इस पर बड़े कमेंट कर रहे हैं, इनकी इस कोशिश को बड़ा सराह रहे हैं कि लोग बहुत ऐसे टेक्निकल लोग मौजूद हैं जो कि अपना पेशे के साथ साथ जो अपना शौक़ है उसको भी कंटिन्यू करते हैं। तो इस रिक्शे को रोल्स रॉयस रिक्शे का नाम भी दिया गया, जो कि एक बहुत एक्सपेंसिव कार है। और जो मनासिर हम देख रहे हैं इस वक्त नियो की स्क्रीन पर, किस तरह से एक बटन की मदद से, जो हम गाड़ियों में फैसिलिटी देखते हैं कि एक बटन की मदद से आप अपनी कार की छत को खोल सकते हैं, तो ये सिस्टम इंस्टॉल किया गया है एक रिक्शे में। तो ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, आपके साथ शेयर की, आपके कमेंट्स हम चाहेंगे इस वीडियो पर। इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा रखिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।